हेलो वेलकम एवरीवन। दिस इज द थर्ड रिवीजन सेशन। इससे पहले हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर थर्ड, सिक्योरिटी एनालिसिस। इस चैप्टर में से मोस्टली थियरी पूछी नहीं जाती है, प्रैक्टिकल पूछा जाता है। थियरी फ्रीक्वेंसी कम है इसमें से पूछने की, बट स्टिल एमटीपी आरटीपी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने क्वेश्चन बैंक में कवर कर लिए हैं। तो 6 क्वेश्चंस हैं इस में थियरी के। उसमें से फर्स्ट तो जो है वो सी कैटेगरी है, तो मैं आपको उसका समझा देती हूँ, देन यू कैन रीड द की पॉइंट्स, क्योंकि की पॉइंट्स ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए हैं आपके बुक में, तो आप की पॉइंट्स को रीड करके इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। तो हमारा सिक्योरिटी एनालिसिस में सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी मतलब आप शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इन सबको हम कहते हैं सिक्योरिटी। उन सिक्योरिटी को बाय और सेल करने के लिए आप उसका एनालिसिस करेंगे। तो उस एनालिसिस के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल, नेक्स्ट है टेक्निकल। फंडामेंटल मतलब आप उसका प्रॉफिट्स वगैरह देखोगे, रिटर्न्स देखोगे, उसका बुक वैल्यू कितनी है, ऐसे सब एस्पेक्ट्स को कंसीडर करके आप उसकी एक वैल्यूएशन निकालोगे, एक फेयर वैल्यू निकालोगे। अगर वो फेयर वैल्यू से मार्केट प्राइस ज्यादा है तो आपका स्टॉक है ओवर वैल्यूड, वहां पे आप सेल कर लेंगे। और अगर आपका जो मार्केट प्राइस है वो आपके फेयर प्राइस से कम है तो आपका स्टॉक अंडर वैल्यूड है और आप उसे बाय करेंगे। तो इसे हम फंडामेंटल एनालिसिस में 3 एस्पेक्ट्स देखते हैं: इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री और कंपनी एनालिसिस। और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट्स वगैरह का, प्राइजेस का, ट्रेंड्स एनालिसिस करते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि अब वो प्राइस बढ़ेगा या कम होगा। तो हम एक सही टाइमिंग निकालते हैं उस स्टॉक को बाय करने के लिए। तो फंडामेंटल हमें बताता है कि हमें कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए, किसमें हमें रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे, रिस्क कम है। और टेक्निकल हमें सही टाइमिंग बताता है कि हमें कब बाय करना चाहिए, व्हेन टू बाय। तो फंडामेंटल के 3 एस्पेक्ट्स: इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी। तो इकोनॉमी में हम देखते हैं कि पूरी इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हम अच्छे रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। उसके बाद हमें जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना है उसकी इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे कि वो इंडस्ट्री पूरा कैसा परफॉर्म कर रही है। और फिर हम एक कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस करेंगे कि वो कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। से फॉर एग्जाम्पल आपको स्टील सेक्टर में जाना है तो आप स्टील इंडस्ट्री का ओवरऑल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद आप कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस, से फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील का एनालिसिस करेंगे। तो आप पहले इकोनॉमी, फिर इंडस्ट्री और फिर बाद में कंपनी एनालिसिस करेंगे। इकोनॉमिक एनालिसिस में आपका कौन से फैक्टर्स आप कंसीडर करोगे इकोनॉमी को एनालिसिस करने के लिए? तो फर्स्ट है नेशनल इनकम ग्रोथ रेट। जब अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है तो आपका जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ आ रही है, पूरी इकोनॉमी क्या है, वो इंडस्ट्री का समेशन ही है, सारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। तो इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट से आप अज्यूम कर सकते हैं कि इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। थर्ड है इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वो भी आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड को अफेक्ट करेगा, वो भी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। लास्ट है मॉनसून। मॉनसून, इंडिया, हम जानते हैं इंडिया का मेन जो सेक्टर है इकोनॉमी का, दैट इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर पे मॉनसून का इफेक्ट आता है। तो हमारा जो मॉनसून है वो इंडस्ट्री को, पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है इसके इकोनॉमी को एनालिसिस करने के लिए हम टेक्निक्स क्या यूज करेंगे, कौन सी मेथड्स को यूज करके हम इकोनॉमी को एनालिसिस करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास 3 होते हैं टेक्निक्स: एंटिसिपेटरी सर्वेस, नेक्स्ट है आपका इंडिकेटर्स और इकोनॉमिक मॉडल। एंटिसिपेटरी सर्वेस मतलब आप सर्वे करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड वगैरह कितनी होगी, कितना आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाना पड़ेगा उस प्रोडक्ट के लिए। ये सब एनालिसिस करके आप एक डिमांड फोरकास्ट करते हैं। अब इस मेथड का लिमिटेशन क्या है कि जरूरी नहीं है आपने जो डिमांड फोरकास्ट की है वो मटेरियलाइज हो, और साथ ही साथ पब्लिक के ओपिनियंस जो हैं वो फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। तो 1 साल के बाद आप देखोगे तो डिमांड आपकी चेंज होगी, तो आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि आपकी डिमांड्स कैसी शिफ्ट हो रही हैं। तो उसमें हैवी कॉस्ट जाता है। नेक्स्ट है आपका बैरोमीटर इंडिकेटर अप्रोच। इंडिकेटर मतलब हम ऐसे फैक्टर्स कंसीडर करते हैं जिससे हम इकोनॉमी का अजम्पशन लगा सकें।
तो उसमें हमें 3 इंडिकेटर्स मिलते हैं, लीडिंग, कोइंसिडेंटल एंड लैगिंग। लीडिंग इंडिकेटर्स मतलब हमें वो फैक्टर्स पहले ही बता देते हैं कि इकोनॉमी किस तरफ जाएगी। अगर वो फैक्टर बढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी भी ग्रो होगी, अगर वो फैक्टर गिर रहे हैं तो फिर इकोनॉमी भी स्लो डाउन होगी या फिर रिसेशन आ सकता है। ये पहले ही बता देते हैं, दैट इज लीडिंग इंडिकेटर। नेक्स्ट है कोइंसिडेंटल। कोइंसिडेंटल मतलब इकोनॉमी और फैक्टर आपका जो है वो साथ में वर्क करेंगे। अगर फैक्टर ग्रो हो रहा है तो आपकी इकोनॉमी भी ग्रो होगी। लास्ट है लैगिंग। लैगिंग में आपको जब इकोनॉमी में ऑलरेडी इम्पैक्ट आ चुका होता है उसके बाद आपको लैगिंग इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी ग्रो हो चुकी है। अब इन अलग अलग फैक्टर्स में आपको अलग अलग इंडिकेशंस मिलते हैं, तो हम एक डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इसीलिए हम यूज करते हैं कंपोजिट इंडेक्स। अलग अलग इंडिकेटर्स को हम मिक्स करके एक इंडेक्स बनाते हैं और फिर हम उसके हिसाब से इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। अब इन इंडिकेटर से हमें ये पता चलता है कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जाएगी, बढ़ेगी या कम होगी, बट हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता चलता है कि कितनी बढ़ेगी या कितनी कम होगी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक मॉडल में क्या होता है, हम अलग अलग वेरिएबल्स को स्टडी करके उनका रिलेशन स्टडी करके हम एक मॉडल डेवलप करते हैं और उससे हम अज्यूम करते हैं कि इकोनॉमी बढ़ेगी या कम होगी। उनमें आपको मॉड्यूल में जीएनपी मॉडल का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो जीएनपी मॉडल में आप पहले जो इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है एग्जिस्टिंग जीएनपी पे, वो आप हाइपोथेसिस निकालोगे। उसके बाद आप अलग अलग फैक्टर्स जीएनपी के जो हैं उनको स्टडी करके एक फोरकास्टेड जीएनपी निकालोगे ऐड करके। फिर फोरकास्टेड जीएनपी को आप कंपेयर करोगे एक्चुअल के साथ, तो आपको पता चलेगा कि आपने जो अज्यूम किया है वो कितना कंसिस्टेंट है। तो आप उसके हिसाब से इकोनॉमी का प्रिडिक्शन कर सकते हो कि इकोनॉमी ग्रो होगी या गिरेगी। तो ये है इकोनॉमिक एनालिसिस के फैक्टर्स और टेक्निक्स। अब आते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस पे। इंडस्ट्री एनालिसिस में आप देखोगे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसी है। अगर वो प्रोडक्ट जो है वो अगर ग्रोथ स्टेज पे है तो आपको रिटर्न ज़्यादा अर्न होंगे, अगर मैच्योरिटी स्टेज पे है तो आप उसमें से रिटर्न ज़्यादा अर्न नहीं कर पाओगे। डिमांड सप्लाई गैप कैसा है, अगर डिमांड सप्लाई गैप ज़्यादा है तो डिमांड अच्छी है तो आपको प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है एंट्री बैरियर्स। एंट्री बैरियर्स उस कंपनी के इंडस्ट्री में है या नहीं है। अगर एंट्री बैरियर्स हैं तो हेल्दी कंपटीशन नहीं होगा, हेल्दी कंपटीशन नहीं होगा तो डिमांड भी अच्छी नहीं होगी, मोनोपोलिस्टिक मार्केट चलेगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का सपोर्ट कैसा है, उस इंडस्ट्री की तरफ गवर्नमेंट फेवरेबल एक्शंस लेती है या नहीं लेती है, या फिर रिस्ट्रिक्शंस बहुत गवर्नमेंट के ज़्यादा हैं, तो आप अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट का डिसाइड कर पाओगे। नेक्स्ट है कॉस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट और कॉस्ट कैसा है उस इंडस्ट्री का, क्या प्रॉफिट मार्जिन सूटेबल हैं, कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं लगती, कितना रॉ मटेरियल लेबर लगता है, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है, वो सब आप एनालिसिस करोगे। उसके बाद आप कंक्लूड कर पाओगे कि ये इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट फेवरेबल है या नहीं है। उसके बाद आप उसकी टेक्नोलॉजी भी देखोगे कि वो टेक्नोलॉजी में कितना इन्वेस्ट करती है, कितना उसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट वगैरह होता है। उसके बाद आप आते हैं कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस पे। कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस में आप उसका नेटवर्क देख सकते हैं, उसकी रैंकिंग देख सकते हैं कि वो टॉप रैंकिंग कंपनीज है या नहीं, उसका प्रॉफिट कितना है, ग्रोथ कितनी है, मैनेजमेंट कैसा है उसका, कॉरपोरेट गवर्नेंस है नहीं है, लेबर के साथ रिलेशंस कैसे हैं उस कंपनी के। ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट्स को कंसिडर करके आप सूटेबल एक अच्छी कंपनी सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट होता है। अब हम आएंगे हमारे टेक्निकल एनालिसिस पे। तो ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं, आप इसे रीड कर लेंगे की पॉइंट्स को। अब आते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में हमने देखा कि हम प्राइजेस का जो चार्ट एनालिसिस करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह को यूज करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है हम उसकी 3 थियरीज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट थियरी इज द डाउ थियरी। डाउ थियरी में उनको डाउ जोन्स ने प्रपोज किया था। उन्होंने क्या बताया था कि जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है DJIA और होता है DJTA, इंडस्ट्रियल एवरेज का एक इंडाइसिस होता है और
एक ट्रांसपोर्ट एवरेज का इंडाइसिस होता है। जैसे हम यहाँ पे कहें तो सेंसेक्स निफ्टी है, तो वो पूरे मार्केट के सारी इंडस्ट्रीज को कवर करते हैं। और जैसे आप बैंक देख लो तो वो एक सेक्टर को कवर करता है। तो उसी तरह वहाँ पे डीजीआईए और डीजीटीए तो ट्रांसपोर्ट का एवरेज जैसे परफॉर्म करता है, उसी तरह इंडस्ट्री का एवरेज भी परफॉर्म करता है। सिमिलरिटी देखी गई दोनों के परफॉर्मेंस में। तो ये डाउ जोन्स ने ऐसा प्रपोज किया था और उन्होंने बताया था कि मार्केट के 3 ट्रेंड्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी ट्रेंड जो 1 साल या 3 साल तक चल सकता है। अगर वो बढ़ रहा है स्टॉक तो 1 या 3 साल तक ऐसा वो मूवमेंट आ सकता है कि वो कंटिन्यूस बढ़ेगा 1 या 3 साल तक। बीच में शिफ्ट्स आएंगे भले, बट आप ओवरऑल देखोगे तो वो बढ़ेगा या फिर गिरेगा, जो भी प्राइमरी मूवमेंट चल रहा हो। नेक्स्ट है मीडियम टर्म मूवमेंट। मीडियम टर्म मूवमेंट मतलब जो थोड़े टाइम के लिए चले, से फॉर एग्जांपल 3 वीक्स वगैरह के लिए चलता है, तो आप थोड़ा बहुत टाइम के लिए वो स्टॉक वैसा परफॉर्म करेगा। अगर बढ़ रहा है या गिर रहा है, जो भी है वो मीडियम टर्म के लिए परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब जो डेली फ्लक्चुएशंस आती हैं स्टॉक में, उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म। तो जो भी प्राइमरी ट्रेंड चलता है स्टॉक का, से फॉर एग्जांपल बुल या बियर, उन दोनों में 3 फेजेस होते हैं। 3 फेजेस कौन से? जो फर्स्ट फेज है उसमें जो भी मार्केट ऑपरेटर्स या लार्ज इन्वेस्टर्स या म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, वो जो है बुल मार्केट अगर चल रहा है तो उन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी परचेज करके रखे होंगे, उन्होंने एक्यूमुलेट करके रखा होगा, उसे कहते हैं एक्यूमुलेशन फेज। अगर बियरिश मार्केट है तो उन्होंने मार्केट में ऑलरेडी सेल कर लिया होगा, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब बड़े ऑपरेटर्स ने जो एक्शंस ले ली, उसके बाद पब्लिक को पता चलता है, तो पब्लिक भी उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो बुल मार्केट हो या बियर मार्केट हो, नेक्स्ट स्टेप होता है पब्लिक पार्टिसिपेशन का। अब उसके बाद आता है थर्ड फेज। थर्ड फेज में क्या होता है? जब वो अपना पॉइंट पकड़ चुकी हो। अगर बुल फेज होगा तो वो एक्सेस पॉइंट पकड़ चुकी होगी, बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी होगी और वो अपने हाई पॉइंट पे आ गया होगा। अगर बियरिश मार्केट है तो वो अपने लो पॉइंट पे आ गया होगा और बहुत ज्यादा सेल हो चुके होंगे स्टॉक्स। तो बुल मार्केट में उसको कहते हैं एक्सेस फेज, जहाँ पे एक्सेसिव बाइंग हो चुकी होती है। और बियर मार्केट में उसे कहते हैं पैनिक फेज, जहाँ पे पैनिक फैल चुका होता है और प्राइसेस बहुत गिर चुकी होती हैं। यह है डाउ जोन थियरी। उसके बाद आती है द एलाइट वेव थियरी। एलाइट वेव थियरी में उन्होंने 75 ईयर्स के स्टॉक प्राइसेस मूवमेंट के हिसाब से ये स्टडी किया था। तो उन्होंने बताया था कि जो स्टॉक है वो इम्पल्सिव मूव और करेक्टिव मूव लेता है। इम्पल्सिव मूव क्या होता है? अप डाउन से आप इम्पल्सिव मूव बनता है। अगर सपोज आपका स्टॉक अभी बढ़ रहा है तो वो आपका इम्पल्सिव मूवमेंट है। अब वहां से वो गिरेगा तो उसको हम कहेंगे करेक्टिव वेव। ऐसे वेव्स बनती हैं और ऐसी 5 वेव्स से आपका इम्पल्सिव मूव बनता है। और उसके बाद शुरू होता है करेक्टिव मूव। करेक्टिव मूव में 3 वेव्स आती हैं। ये जो है ये इम्पल्सिव वेव फर्स्ट वेव है, उसके बाद करेक्टिव वेव ये सेकेंड वेव, फिर तीसरी इम्पल्सिव वेव, फिर से फोर्थ आई करेक्टिव वेव और फिफ्थ आई इम्पल्सिव वेव। अब ये जो इम्पल्सिव मूवमेंट आपका खत्म हो गया, 5 वेव्स आ गई तो आपका इम्पल्सिव मूवमेंट खत्म हो गया। अगर अपवर्ड चल रहा है तो वो अपवर्ड अचीव हो चुका, अब वहां से वो करेक्ट होगा, नीचे आएगा। अगर ऐसा ही डाउनवर्ड ट्रेंड का है तो वो डाउन अचीव कर चुका है, अब वहां से वो बढ़ेगा। ऐसे 5 वेव्स कंप्लीट होती हैं तो आपका मूवमेंट कंप्लीट होता है। उसके बाद करेक्ट होगा, उसकी 3 वेव्स आएंगी। अब 3 वेव्स के बाद फिर आपका कोई दूसरा मूवमेंट स्टार्ट होगा। से फॉर एग्जाम्पल और भी गिरता जा रहा है तो यहाँ से फिर से दूसरा इम्पल्सिव मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो ये 3 वेव्स पे आपका करेक्टिव मूवमेंट खत्म होता है। ऐसा लाइट वेव ने प्रपोज किया था। अब आता है नेक्स्ट रैंडम वॉक थियरी। रैंडम वॉक थियरी में क्या होता है कि जो स्टॉक्स हैं उनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे आप लाइट वेव में प्रिडिक्ट कर रहे हैं या डाउ जोन्स थियरी में प्रिडिक्ट करते हैं। तो रैंडम वॉक थियरी में आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। मार्केट रैंडमली कुछ भी बिहेव करेगा। आप कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते प्राइस का और फ्यूचर प्राइसेस का। तो वहां पे जो स्टॉक है वो एक ड्रंकर्ड पर्सन की तरह बिहेव करता है। जैसे ड्रंकर्ड पर्सन को पता नहीं होता है वो कहाँ कैसे चल रहा है,
इसी तरह मार्केट में भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कैसा मूवमेंट लेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड। दैट इज अ रैंडम वॉक थ्योरी। इसी के हिसाब से एक एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है, उसमें कहा जाता है कि जो मार्केट है वो बहुत ही एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट का मतलब कि उसमें हर चीज ऑलरेडी कवर होती है। एक बहुत ही उसका इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग मतलब जो भी इंफॉर्मेशन मार्केट में है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो उसकी प्राइस में ऑलरेडी कवर हो गई है। तो आप जो है वो सुपर नॉर्मल रिटर्न्स नहीं कमा सकते। सुपर नॉर्मल रिटर्न्स नहीं कमा सकते मतलब आज जो प्राइस चल रही है वो फेयर प्राइस है। जो भी जितनी भी न्यूज है वो सबको जो पता है वो ऑलरेडी प्राइस में रिफ्लेक्ट हो चुका है। से फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो पॉजिटिव न्यूज है, या कंपनी ने अच्छे प्रॉफिट्स कमाए तो पॉजिटिव न्यूज है। बट उस पॉजिटिव न्यूज से मैं मार्केट में रिटर्न्स अर्न नहीं कर सकती, क्योंकि वो पॉजिटिव न्यूज का जो इम्पैक्ट है वो प्राइस में ऑलरेडी आ चुका होगा। इसी तरह से ये थियरीज प्रपोज की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्केट इंडिकेटर्स। मार्केट इंडिकेटर से हम जज करते हैं कि आगे मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा, अप जाएगा या डाउन। तो अलग अलग इंडिकेटर्स को यूज करेंगे हम। फर्स्ट है ब्रेथ इंडेक्स। ब्रेथ इंडेक्स मतलब कि आपका जो मूवमेंट है वो कितना अपवर्ड जा रहा है और कितने आपके स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं, उसके हिसाब से आप ब्रेथ डिसाइड करेंगे। अगर आपका जो ब्रेथ इंडेक्स का चार्ट है वो आपके डाउ जोन्स के एवरेज के चार्ट को सपोर्ट कर रहा है, जैसे डाउ जोन्स का चार्ट चल रहा है वैसे ही ब्रेथ इंडेक्स का चार्ट चल रहा है, तो दिस शोज द टेक्निकल स्ट्रेंथ कि अभी आपका जो मार्केट है वो आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस मतलब अगर आपके जो प्राइजेस हैं वो बढ़ रही हैं और साथ ही साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। आप चार्ट्स देखोगे तो आपको नीचे वॉल्यूम चार्ट भी मिलता है। अगर आप देखोगे वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है और प्राइजेस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो आपका वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है बढ़ती प्राइजेस को, तो डिमांड और बढ़ेगी और प्राइजेस और भी बढ़ेंगे। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइजेस गिर रही हैं, मतलब आपका वॉल्यूम जो है वो गिरते हुए मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, तो मार्केट इज द बियरिश मार्केट। तो राइजिंग प्राइस, राइजिंग वॉल्यूम इंडिकेट द बाय बिहेवियर। नेक्स्ट है आपका कॉन्फिडेंस इंडेक्स। कॉन्फिडेंस इंडेक्स मतलब आप रेशियो निकालते हैं हाई ग्रेड बॉन्ड यील्ड्स का और लो ग्रेड बॉन्ड यील्ड्स का। अगर लो ग्रेड बॉन्ड यील्ड्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो यील्ड कम होती है, और वो यील्ड कम होती है तो ये कॉन्फिडेंस इंडेक्स ज्यादा आएगा। जितना ये कॉन्फिडेंस इंडेक्स ज्यादा आएगा मतलब जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो रिस्क लेना चाहते हैं, तो वो रिस्क लेंगे, तो आप ऐसा कह सकते हैं इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी और मार्केट भी अच्छे परफॉर्म करेंगे। तो जितना कॉन्फिडेंस इंडेक्स हाई उतना मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट है रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस मतलब अगर आपका जो स्टॉक है, अगर मार्केट बढ़ रहा है तो वो स्टॉक आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और अगर मार्केट गिरेगा तो वो स्टॉक इतना नहीं गिरेगा, वो बहुत ही कम गिरेगा। तो ये बताता है कि वो जो स्टॉक है वो रिलेटिवली स्ट्रेंथ है उसमें। अगर आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है तो आप उसमें से हायर रिटर्न्स कमा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑडलोट थियरी। ऑडलोट थियरी में क्या होता है, ये कॉन्ट्ररी ओपिनियन थियरी होती है। कॉन्ट्ररी ओपिनियन थियरी मतलब जैसा पब्लिक सोच रही है मार्केट उसके अपोजिट चलेगा। अगर पब्लिक सोच रही है कि से फॉर एग्जांपल अभी सबको लगता है कि रियल एस्टेट का मार्केट बढ़ेगा, बट एक्चुअल मार्केट जो है वो गिरना स्टार्ट हो गया, तो ऑडलोट थियरी मदद करता है हाई लोज को प्रिडिक्ट करने में, प्रिडिक्ट टॉप इन द बुल मार्केट्स एंड प्रिडिक्ट द रिवर्सल्स। अब यहाँ से रिवर्सल चालू हो गया, वो प्रिडिक्ट करने में ऑडलोट थियरी हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारे इंडिकेटर्स कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इवेल्युएशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस मतलब हम टेक्निकल एनालिसिस जो है उसके सपोर्ट में पॉइंट्स देखेंगे और उसके क्रिटिक्स में पॉइंट्स देखेंगे, दोनों पॉइंट्स देखेंगे। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा जाता है कि अगर मार्केट एफिशिएंट है तो आपका टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगा, बट अगर मार्केट इम्परफेक्ट और इरेशनल है तो आपका टेक्निकल एनालिसिस आपको हेल्पफुल रहेगा। तो ये स्टेटमेंट आपको जस्टिफाई करना है, उसके लिए आप उसको सपोर्ट में भी पॉइंट्स रखेंगे और क्रिटिक्स पॉइंट भी रखेंगे। तो सपोर्ट में पॉइंट आता है फर्स्ट
कि जो साइकोलॉजी है वो परसिस्ट करेगी फॉर सम टाइम, कि जो भी आपने सोचा है, सपोज से फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि रियल एस्टेट बढ़ेंगे, अभी ऐसी साइकोलॉजी चल रही है कि रियल एस्टेट बढ़ेगा, तो वो ओवर अ टाइम वो साइकोलॉजी चलेगी, एक दिन में बढ़ जाएगा ऐसा नहीं होगा। तो टेक्निकल एनालिसिस से आप अज्यूम कर सकते हैं कि जैसा ट्रेंड चल रहा है वैसा चलेगा, तो ये आपको टेक्निकल एनालिसिस हेल्प करेगा। पर क्रिटिक्स व्यू क्या होता है कि आप कोई भी कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से बढ़ेगा रियल एस्टेट, तो आपके पास उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि प्राइजेस के बेस पे आप एक्सप्लेन कर पाए कि ये मार्केट क्यों बढ़ेगा, तो वहां पे टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाता है। नेक्स्ट है कि जो डिमांड और सप्लाई का शिफ्ट है वो इंस्टेंटेनियस नहीं होता है, ग्रेजुअल होता है। अगर डिमांड आई है तो वो एक दिन में खत्म नहीं हो जाएगी, ग्रेजुअली वो डिमांड बनती है, धीरे धीरे करके बनती है। या फिर सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया, प्राइसेस गिर रही हैं, तो वो सप्लाई ज्यादा होता है, वो एक दिन में ज्यादा नहीं हो जाता है, धीरे धीरे करके सप्लाई ज्यादा होता है। तो आप पास्ट ट्रेंड के हिसाब से कंक्लूड कर पाएंगे कि अभी भी डिमांड इसमें बाकी है या सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया है। वो टेक्निकल एनालिसिस आपको हेल्प करेगा। बट क्रिटिक्स व्यू क्या कहते हैं कि जो रैंडम वॉक थियरी है उसके हिसाब से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये मार्केट कैसा चलेगा, डिमांड सप्लाई के बेस पे नहीं चलेगा, मार्केट रैंडमली कैसे भी चलेगा, तो वहां पे टेक्निकल एनालिसिस फेल कर जाता है। नेक्स्ट है आपका कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो एसिमुलेट होती है ओवर अ टाइम, एक दिन में आप सब इंफॉर्मेशन मार्केट में कवर नहीं हो जाएंगी, तो आप कह नहीं सकते कि मार्केट पूरा बढ़ चुका या गिर चुका। तो टेक्निकल एनालिसिस की मदद से आप कंक्लूड कर पाएंगे कि अभी भी इस पॉजिटिव न्यूज की वजह से मार्केट बढ़ेगा। बट वहां पे टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं कि जो मार्केट में है वो फेयर प्राइस चल रही होती है, तो फेयर प्राइस चल रही है तो आप कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट अब बढ़ेगा या कम होगा। और साथ ही साथ इसीलिए हम कंक्लूड करते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस है वो सेल्फ डिफिटिंग प्रपोजिशन होता है। सेल्फ डिफिटिंग प्रपोजिशन मतलब कि ज्यादा लोगों को अगर पता है कि आप इससे ज्यादा रिटर्न अर्न कर सकते हैं तो उसकी टेक्निक की वैल्यू ही खत्म हो जाती है। तो वो जो एनालिसिस आप करोगे अगर सबको पता है वो एनालिसिस, तो उसकी वैल्यू ही खत्म हो गई। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मार्केट रैशनल चल रहा है और एफिशिएंट है तो टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगा। बट ऐसा रियल वर्ल्ड में होता नहीं है, मार्केट इम्परफेक्ट ही होता है, कोई भी इरेशनली चलता है मार्केट, कोई भी रैशनल नहीं चलता है। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको रियल वर्ल्ड में हेल्प कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर द मिसकंसेप्शन एंड चैलेंजेस टू एफिशिएंट मार्केट थियरी। अब एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस हमने समझा कि मार्केट जो है वो डिस्काउंट्स एवरीथिंग, उसमें आपकी जो प्राइजेस है मार्केट प्राइजेस वो फेयर प्राइजेस ही होंगी और आप सुपर नॉर्मल रिटर्न्स नहीं अर्न कर सकते। तो इस थियरी के क्या मिसकंसेप्शंस हैं और क्या चैलेंजेस है, कहाँ पे ये थियरी फेल हो जाएंगी, वो होते हैं चैलेंजेस। अब इनमें से भी चैलेंजेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसकंसेप्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मिसकंसेप्शन में फर्स्ट है कि इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स नहीं अर्न कर सकते, ये एक मिसकंसेप्शन है। जबकि इस थियरी में ऐसा है कि आप सुपर नॉर्मल रिटर्न्स अर्न नहीं कर सकते, बट नॉर्मल रिटर्न्स तो जितना मार्केट रिटर्न्स प्रोवाइड करता है आप उतना अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइजेस कैन नॉट रिफ्लेक्ट फेयर वैल्यू। अब इस थियरी में कहा जाता है कि जो भी मार्केट में प्राइस है वो फेयर वैल्यू पे चल रही होती है, बट ऐसा होता नहीं है, हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, फ्यूचर अनसर्टेन होता है, इसीलिए प्राइजेस भी अप डाउन हो सकती हैं। नेक्स्ट है इनएबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो मैनेजर टू अचीव द सुपीरियर इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। मतलब आप कहते हैं कि यहाँ पे आप सुपर प्रॉफिट्स नहीं कमा सकते, बट जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं या म्यूचुअल फंड्स कंपनी हैं वो मोनोपोली क्रिएट करके, कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट करके या फिर अपनी एक्सपर्टाइज यूज करके जो जनरल पब्लिक है उनसे ज्यादा रिटर्न्स अर्न करते हैं। तो दिस इज द मिसकंसेप्शन ऑफ एफिशिएंट मार्केट थियरी। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट इज इरेशनल। इरेशनल मतलब हम कहते हैं कि मार्केट एफिशिएंट है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, मार्केट रैशनली बिहेव नहीं करता, इरेशनल बिहेव करता है।
स्टॉक मार्केट इरेशनल बिहेव करता है क्योंकि रैंडम प्राइजेस होती रहती हैं, तो रैंडमनेस और इरेशनलिटी दोनों एस्पेक्ट्स अलग अलग हैं। नेक्स्ट आता है आपके चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या क्या है? लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। अब हम कहते हैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से प्राइजेस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, बट जबकि ह्यूमन की जो प्रोसेसिंग है वो लिमिटेड होती है। इतनी सारी इंफॉर्मेशंस को रोज मार्केट में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आती हैं, तो सारी इंफॉर्मेशंस को हम ह्यूमंस प्रोसेस नहीं कर सकते, तो जो प्राइजेस हैं वो सारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर नहीं कर सकती। दिस इज अ मेन चैलेंज टू अ एफिशिएंट मार्केट थियरी। नेक्स्ट है इररेशनल बिहेवियर। जो इन्वेस्टर्स हैं वो इररेशनल बिहेवियर करते हैं। अगर रैशनल बिहेवियर करेंगे तो मार्केट में प्राइजेस जो हैं वो रैंडम रहेंगी, तो जो कस्टमर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो मार्केट में इररेशनल बिहेवियर करते हैं। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक इन्फ्लुएंस। मोनोपोलिस्टिक इन्फ्लुएंस मतलब बिग ऑपरेटर्स और जो म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं वो अपना मोनोपोली क्रिएट करते हैं और वो मार्केट में जो दूसरे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको मिसलीड करते हैं। अगर वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इतना प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाते हैं, वो मोनोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और ज़्यादा रिटर्न्स अर्न कर जाते हैं। जबकि अगर एफिशिएंट मार्केट हो तो कोई भी ज़्यादा रिटर्न्स अर्न नहीं कर सकता, बट मोनोपोलिस्टिक से रियल वर्ल्ड में मोनोपोलिस्टिक इन्फ्लुएंस चलता है और मार्केट एफिशिएंट नहीं होते हैं। लास्ट आते हैं अब हमारे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए। प्रैक्टिकल में हम पहले क्वेश्चंस के लिए हम पहले फॉर्मूलाज का अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, तो हम फॉर्मूला बुक से पहले थोड़ा फॉर्मूला समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी जो ये 2-3 पेजेस हैं वो फॉर्मूला बुक के पार्ट है, क्वेश्चन बैंक में नहीं है। तो फॉर्मूला फर्स्ट आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है ईएमए के बेस्ड पे। अब ईएमए क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस में हम एवरेजेस का स्टडी करते हैं, ट्रेंड। तो 2 टाइप के एवरेजेस होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक मूविंग एवरेज और दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। अर्थमेटिक मूविंग एवरेज जो है वो सिंपल एवरेज की तरह होता है, जबकि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो होता है वेटेड एवरेज की तरह। बट हम लोग इसमें वेटेड एवरेज ऐसे टाइम के अकॉर्डिंग नहीं लेते, यहाँ पे हम एक एक्सपोनेंट का वेट लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो वेट है वो एक एक्सपोनेंट होता है एंड दिस एक्सपोनेंट इज कॉल्ड ए। एक कांस्टेंट एक्सपोनेंट होता है और उसकी फॉर्मूला है 2 डिवाइडेड बाय n+1। ये आपका एक कांस्टेंट एक्सपोनेंट है, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ भी होता है। अगर नहीं दिया हुआ होता है तो आप 2 डिवाइडेड बाय n+1 से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम जो प्राइजेस हैं, से फॉर एग्जांपल आपको प्राइजेस दी हुई हैं, फर्स्ट डे की दी हुई है 2 रुपीज, सेकेंड डे का दिया हुआ है 6, थर्ड डे का दिया हुआ है 3, इस तरह से आप प्राइजेस दिया हुआ है। अब एक आपको सबसे पहले चाहिए होगा ईएमए ऑफ अ प्रीवियस डे। प्रीवियस डे का एवरेज कितना था और उससे हमारी आज प्राइस कितनी बढ़ रही है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंट से। तो ये एक वेटेज हो गया, बट एक्सपोनेंट का वेटेज, तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो प्राइजेस माइनस द प्रीवियस ईयर का जो एवरेज है उससे हमारा कितना चेंज हुआ है उसको हम एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रीवियस डे के एवरेज में ऐड करेंगे, तो हमको आज का एवरेज मिल जाएगा। जो आज का एवरेज है वो हमारे नेक्स्ट दिन के लिए उसका ईएमए ऑफ अ प्रीवियस डे हो जाएगा। तो इस तरह से हम सारे जो भी डेटा गिवन है उसका ईएमए कैलकुलेट करेंगे। तो इसके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द बीएसई सेंसेक्स फ्रॉम 6th to 17th डे आपको दिया हुआ है। आपको सेंसेक्स की वैल्यू दी हुई है, जहां पे आपको नो ट्रेडिंग डे है उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि नो ट्रेडिंग डे पे तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, तो जो प्रीवियस डे का ईएमए है वही सेम रहेगा। तो नो ट्रेडिंग डे का जो डेटा है वो आप हटा देंगे और बाकी जो डेटा है वो आप लिख लेंगे।
तो 6, 7, 10, 11 ये सब डेट्स पे सेंसेक्स की वैल्यू कितनी है वो आप लिखेंगे। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। आपको कैलकुलेट करना है ईएमए। आपको दिया हुआ है प्रीवियस डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाज अज्यूम्ड एज 15,000। आपको ईएमए ऑफ प्रीवियस डे दिया हुआ है 15,000 और एक्सपोनेंट वैल्यू इज 0.062। दिस इज योर ए, एक्सपोनेंशियल का कांस्टेंट है। अब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रीवियस डे का ईएमए 15,000 से स्टार्ट करेंगे और आज की प्राइस है 14,522, तो आप डिफरेंस निकालेंगे। ईएमए का फॉर्मूला हमारा क्या था? ईएमए इज इक्वल टू ईएमए ऑफ अ प्रीवियस डे, प्रीवियस डे का ईएमए प्लस ए इनटू चेंज। कितना चेंज आया है? प्राइस माइनस ईएमए ऑफ अ प्रीवियस डे। तो जो ये है प्राइस माइनस ईएमए ऑफ अ प्रीवियस डे, जो ये डिफरेंस है वो ये है, ये हमारा थर्ड कॉलम। यहाँ पे हम ये डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हमारे प्राइस माइनस ईएमए आ गया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ए से। हमारा ए कितना है? 0.062। तो यहाँ पे ये जो पूरी वैल्यू है ए इंटू प्राइस माइनस ईएमए ऑफ प्रीवियस डे, ये पूरा फोर्थ कॉलम में आ गया। अब यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे ईएमए ऑफ अ प्रीवियस डे, तो हमें आज का ईएमए मिल जाएगा। जो ये एक्सपोनेंट का हमारा एवरेज है वो हम प्रीवियस डे के एवरेज में ऐड करेंगे, तो हमें आज का एवरेज मिल जाएगा। दिस इज आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। द फिफ्थ कॉलम जो है वो आपका आंसर है ईएमए। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे। 15,000 का आपने डिफरेंस लिया, 478 माइनस में आया और उसके साथ आपने ए मल्टीप्लाई किया 0.062। आपने इसको ऐड किया ईएमए ऑफ अ प्रीवियस डे, 15,000 में आपने इसको ऐड किया, तो आपका आंसर आ गया 14,970.364। अब ये जो ईएमए है वो 6th डेट का ईएमए है, तो 7th डे के लिए ये ईएमए ऑफ अ प्रीवियस डे बन जाएगा। जैसे ओपनिंग आज का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट डे का ओपनिंग होता है, सिमिलरली आज का 6th डेट का जो ईएमए है वो 7th डे का ईएमए ऑफ अ प्रीवियस डे हो जाएगा। फिर से आप डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और इसी तरह से आप ये पूरी कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट हम फॉर्मूला समझते हैं। नेक्स्ट आता है आपको रन टेस्ट ऑफ अ वीक फॉर्म। मतलब मार्केट में हमने एफिशिएंसीज पढ़ी। एफिशिएंट मार्केट जो थियरी होती है उसमें 3 टाइप की एफिशिएंसीज होती हैं। एक होती है वीक, दूसरी होती है सेमी स्ट्रॉन्ग और होती है स्ट्रॉन्ग। वीक मतलब आप जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन है वो प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूड हो गई होती है, तो आप सुपर नॉर्मल रिटर्न्स नहीं कमा सकते पब्लिक इंफॉर्मेशन से। बट अगर आपको कोई इनसाइडर ट्रेडिंग न्यूज वगैरह है तो आप इनसाइडर ट्रेडिंग करके उसमें सुपर नॉर्मल रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। तो आपको ये वीक मार्केट बताता है। वीक मार्केट मतलब आप पुरानी प्राइजेस से आज की प्राइजेस को रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी मार्केट के प्राइजेस में एक्यूमुलेट हो गई है। और सेमी स्ट्रॉन्ग क्या होता है? सेमी स्ट्रॉन्ग मतलब आप यहाँ पे इनसाइडर न्यूज से भी प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते। जो भी प्राइवेट है और पब्लिक दोनों इंफॉर्मेशन प्राइजेस में आ गई होती हैं, तो आप इनसाइडर ट्रेडिंग से भी यहाँ पे अर्न नहीं कर सकते। बट जबकि जो टॉप मैनेजमेंट है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन वगैरह होती है टॉप मैनेजमेंट के पास, तो वो उससे यहाँ पे सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट में अर्न कर सकते हैं। बट अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग है तो सारी इंफॉर्मेशन आ गई होती है, प्राइवेट, पब्लिक, सीक्रेट, सारी इंफॉर्मेशन मार्केट के प्राइजेस में इंक्लूड हो गई होती है। तो आप स्ट्रॉन्ग मार्केट है, अगर स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट है तो आप सुपर नॉर्मल रिटर्न्स अर्न नहीं कर सकते। तो ये 3 एफिशिएंसीज के लेवल होते हैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के हिसाब से। तो हम टेस्ट करेंगे वीक को। वीक के लिए 2 टेस्ट होती हैं, रन टेस्ट और ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। इन दोनों टेस्ट में क्या होता है? ऑटो कोरिलेशन टेस्ट मतलब
आप देखोगे कि पास्ट प्राइजेस और फ्यूचर प्राइजेस के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। अगर कोई रिलेशन नहीं है तो मतलब वो वीक मार्केट है। अगर रिलेशन है तो वो मार्केट ज्यादा वीक है। ऑटो कोरिलेशन में आप क्या देखोगे, अगर कोई भी रिलेशन है मार्केट के प्राइजेस में तो वो मार्केट वीक एफिशिएंसी का है। अगर कोरिलेशन नहीं है मार्केट में तो वो स्ट्रांग मार्केट होगा। और रन टेस्ट में आप अलग स्टेप्स फॉलो करते हैं, वो स्टेप्स अभी हम समझते हैं। उसके पहले हम समझें अगर रन क्या होता है। रन मतलब आपके प्राइजेस में चेंज कितनी बार आ रहा है। रन होता है क्या फ्लक्चुएशंस कितनी बार हो रहा है। से फॉर एग्जाम्पल आपको 8 वैल्यूज का डेटा दिया हुआ है, 2 4 3 6 2 4 8। ये आपको डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले प्राइजेस 2 हो गई तो से फॉर बढ़ गई या गिर गई वो आपको दिया हुआ होगा। 2 से यहाँ पे आई 4 तो आपका ऐड हुआ। फिर 4 से गिर गई प्राइस तो आप इसको माइनस करोगे, माइनस डिनोट करोगे। फिर 3 से प्राइजेस बढ़ गई 6 तो प्लस डिनोट करोगे। फिर 6 से प्राइजेस गिर गई तो आप माइनस डिनोट करोगे। फिर 2 से 4 बढ़ गई प्राइजेस तो प्लस। फिर 4 से 8 बढ़ गई प्राइजेस तो फिर से प्लस। फिर 8 से प्राइजेस 3 आ गई तो गिर गया माइनस। तो इस तरह से आप प्लस माइनस डिनोट करोगे। बट ये जो प्लस माइनस है ये रन्स नहीं है। रन क्या होता है, जो कंटिन्यूस आपका चल रहा है, जितनी बार चेंज आया वो आप गिनोगे, जो कंटिन्यूस चल रहा है उसको आप इग्नोर करोगे। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, 2 से लेके 4 बढ़ गया तो ये आपका एक रन हुआ। फिर ये प्लस से माइनस हो गया, ये दूसरा रन हुआ। फिर ये माइनस से प्लस हो गया, थर्ड रन। प्लस से माइनस हो गया, फोर्थ रन। माइनस से प्लस हो गया, फिफ्थ रन। अब ये प्लस कंटिन्यू कर रहा है तो यहाँ पे कोई भी रन नहीं होगा क्योंकि ये फ्लक्चुएट नहीं हुआ, सिर्फ उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। फिर प्लस से यहाँ पे माइनस हुआ तो ये आएगा 6 रन। तो यहाँ पे हमारी जो रन्स हैं वो 6 आई। जबकि आप टोटल देखोगे चेंजेस तो 1 2 3 4 5 6 7 चेंजेस हैं टोटल। तो वहां पे इसमें से पॉजिटिव कितने हैं, पॉजिटिव जो है उसको कहते हैं हम N1। N1 हमारे हैं 4 और N2 होता है नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन कितनी है यहाँ पे 3। ओके, तो जितने भी हमारी वैल्यूज होती है उसका -1 होता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे मैं लिख रही हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा होता है जितनी हमारे पास टोटल n है, N1 प्लस N2 -1। जितना n है -1 हमारा होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये क्या होता है कि इतनी बार फ्लक्चुएट हो सकता है मैक्सिमम। अब हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं कि हम रन टेस्ट कैसे कंडक्ट करेंगे। तो आप पहले R कैलकुलेट करेंगे, N1 N2 कैलकुलेट करेंगे और डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे। ये सब कैलकुलेट करने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं एक एवरेज। ये म्यू जो है वो एक एवरेज है। एक एवरेज कैलकुलेट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि जैसे हम यहाँ पे कहें जैसे 8 वैल्यूज हैं तो मैं कहूँ कि पहले हमने निकाला एवरेज रन 4, उससे हम एक रेंज निकालते हैं, एक रेंज निकालते हैं। अब रेंज के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस करते हैं। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड डेविएशन लेती हूँ 1 का। 1 एक वैल्यू कम या एक वैल्यू ज्यादा हो सकता है, इसकी हम एक रेंज निकालेंगे। तो हमारी फोर्थ जो है वो एवरेज है तो उसका रेंज क्या होगी, +-1 करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपका 3 और 5 आ गया। इस रेंज के बीच में अगर आपकी रन्स हैं तो आप कहेंगे कि वीक फॉर्म है। अगर इससे ज्यादा है या कम है तो वीक फॉर्म नहीं है। यहाँ पे हमारी जो रन्स हैं वो 6 आ रही है तो इस रेंज में नहीं है तो ये हमारा वीक फॉर्म नहीं होगा। अगर इस रेंज में आती हमारी रन्स तो हम कहते कि ये वीक फॉर्म है। तो ये कैलकुलेट कैसे होता है, उसका स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है।
एवरेज कैलकुलेट होगा इस फॉर्मूला से 2n1n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 और उसको पूरे प्लस 1। दिस इज द एवरेज। जैसे यहाँ पे 4 था एवरेज, इसी तरह से आपका एवरेज निकलेगा। फिर आप एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे कि कितना रेंज में हम वेरी कर सकते हैं। वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया आपने। स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला आपने लगाई 2n1n2 ब्रैकेट में 2n1n2 माइनस n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n1 प्लस n2 माइनस 1। ये आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया। अब इस स्टैंडर्ड डेविएशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे t से। अब ये t क्या होता है? अब ये t जो है वो आपको वैल्यू एग्जाम में दी हुई होती है। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं उसकी एक t वैल्यू होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की t वैल्यू होती है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से कि हमारा जो वैल्यू है एवरेज वो इतना फ्लक्चुएट कर सकता है इस डिग्री पे। तो वो डिग्री पे हम माइनस वैल्यू ले लेंगे और प्लस वैल्यू, वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों कैलकुलेट करके हम एक रेंज निकालेंगे। अगर उस रेंज में आ गया हमारा तो वीक फॉर्म ऑफ मार्केट। तो हम इसका सम देख लेते हैं। तो सेकेंड सम में आपको क्लोजिंग वैल्यू डेट के हिसाब से सेंसेक्स की वैल्यू दी हुई है और आपको रन टेस्ट करना है एट 5% एंड 10%, दोनों लेवल पे आपको रन टेस्ट करना है। अब यहाँ पे आपको टी वैल्यू दी हुई है एट 18 डिग्री और 20 डिग्री, 2 डिग्रीज पे आपको दिया हुआ है। बट आप जो है वो n1 प्लस n2 माइनस 1 फॉर्मूला से अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपके डेटा का, वो आप डिग्री ऑफ द फ्रीडम यूज करेंगे। दोनों यूज नहीं करेंगे 18 और 20, जो आपके डेटा के लिए रिलेवेंट है वही यूज करेंगे। 18 है तो 18 का आप 5 और 10% पे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन के हमने वैल्यूज लिख ली। फिर आप प्लस माइनस साइन अलोकेट करेंगे। जैसे यहाँ पे 2800 से प्राइजेस गिर के 2780 हो गई तो माइनस साइन, फिर बढ़ गई तो प्लस साइन, ऐसे आपने प्लस माइनस दे दिया साइन। उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे टोटल पॉजिटिव साइन कितनी है और टोटल नेगेटिव साइन कितनी है। टोटल 11 पॉजिटिव 8 नेगेटिव, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका आएगा 11 प्लस 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 18। तो आप t की वैल्यू कितने डिग्रीज पे लेंगे? 18 डिग्री की। अब यहाँ पे आप रन कैलकुलेट करेंगे। रन कैसे कैलकुलेट होगा? ये फर्स्ट रन हुआ, पहले माइनस साइन आया, दिस इज योर फर्स्ट रन, फिर माइनस से प्लस सेकेंड रन। अब ये कंटिन्यूस चल रहा है प्लस प्लस, तो कोई रन नहीं। फिर प्लस से माइनस हुआ थर्ड रन, फिर माइनस से प्लस हुआ फोर्थ रन, फिर प्लस 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 कंटिन्यू हो रहा है। फिर प्लस से माइनस हुआ फिफ्थ रन, फिर माइनस कंटिन्यू है। फिर माइनस से प्लस हुआ सिक्स्थ रन, फिर प्लस से माइनस हुआ सेवेंथ रन, अब ये माइनस कंटिन्यू कर रहा है। फिर माइनस से प्लस हुआ ये 8 रन, तो टोटल रन्स कितनी है ये आपकी 8। आर आपका आया 8। अब आपके पास आर n1 n2 आ गया, तो अब कैलकुलेट करेंगे एवरेज। एवरेज की फॉर्मूला से आपने एवरेज निकाला 10.26। अब उससे आप स्टैंडर्ड डेविएशन एक निकाल के रेंज निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आया 2.06। अब 2.06 पे आप 5% के लिए टेस्ट करेंगे और 10% के लिए। 5% के लिए आप टी की वैल्यू देखो कितनी है क्वेश्चन में। 5% पे आपकी टी की वैल्यू है 2.101। तो 2.101 में हम ये स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस वैल्यू को आप एक बार एवरेज में प्लस करोगे और एक बार माइनस करोगे, तो आपको लोअर और अपर लिमिट दोनों आ गई। तो दिस 2.101 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको एक बार आपने माइनस किया अपर लिमिट सॉरी एवरेज में, तो लोअर लिमिट आ गई, और एक बार ऐड किया तो अपर लिमिट आ गई। तो ये आपकी रेंज आ गई। अभी आपका आर आया ऊपर 8, तो ये 5.932 और 14.588 की रेंज में है आर, तो वीक फॉर्म ऑफ मार्केट है। क्योंकि आर है आपका 8, आर 8 है तो आपका वीक फॉर्म ऑफ मार्केट है। सिमिलरली आप 10% के लेवल पे भी
चेक कर लेंगे। 10% पे क्या होगा, सिर्फ टी की वैल्यू चेंज होगी, बाकी वैसे ही आप लोअर लिमिट अपर लिमिट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे भी आपका जो आर है वो रेंज के अंदर है, तो वीक फॉर्म ऑफ मार्केट। ओके, अब नेक्स्ट आता है ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन में हम कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं। आप कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालेंगे, इसमें क्या करते हैं हम, आपको से फॉर एग्जांपल 20 डेज का डेटा दिया हुआ है, तो हम इसको बाइफरगेट कर देते हैं 10 डेज में। 10 डेज को हम कंसीडर करते हैं पास्ट प्राइजेस और 10 डेज को हम कंसीडर करते हैं फ्यूचर प्राइजेस। तो हम इन दोनों के बीच में निकालते हैं कोरिलेशन है कि नहीं है। अगर कोरिलेशन है, एग्जिस्ट करता है, तो वो मार्केट वीक है। अब आप निकालेंगे कोरिलेशन, आपका आता है अगर 0 के बाजू में है तो वो कोरिलेटेड नहीं है, बट अगर 1 के बाजू में है या 1 या -1 के बाजू में है तो आपका वो कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। अगर आपका 0.5 या फिर -0.5 के वैल्यू करीब आती है तो इसे कहेंगे हम मॉडरेटली कोरिलेटेड हैं, मॉडरेटली कोरिलेटेड। तो वीक फॉर्म ऑफ मार्केट नहीं हुआ। ओके, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बी निकालेंगे, फिर ए निकालेंगे और फिर हम कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालेंगे। तो कोरिलेशन हम कैसे कैलकुलेट, दूसरी फॉर्मूला भी है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इस तरह से भी आप आर कैलकुलेट कर सकते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट, या फिर आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका सम देख लेते हैं। तो ये थर्ड सम में आपको 20 डेज का डेटा दिया हुआ है, तो आप 10 डेज का अलग अलग सेट ले लेंगे। ओपन, हाई और लो को आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्लोजिंग वैल्यू से कंसीडर करना है। तो आपने 10 डेज का डेटा ले लिया, क्लोजिंग प्राइस लिख ली, उसका चेंज आप कैलकुलेट करोगे कि वो कितना चेंज हो रहा है। दिस इज योर एक्स और दिस इज योर वाई। फर्स्ट 10 डेज के चेंजेस को हम कहेंगे एक्स और नेक्स्ट 10 डेज के चेंजेस को हम कहेंगे वाई। अब इन एक्स और वाई को कैलकुलेट करके आप कोवेरियंस कैलकुलेट करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई कैलकुलेट कर लिया, फॉर्मूला में आपने पुट किया, आपका आर की वैल्यू आ गई। आपका आर आ रहा है यहाँ पे 0.405, तो ये 0.5 के नजदीक है, तो आप कहेंगे देयर इज अ मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द रिटर्न्स ऑफ टू पीरियड्स, हेंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मार्केट डज नॉट शो द वीक फॉर्म। मार्केट वीक नहीं है टोटली, क्योंकि वो मॉडरेटली कोरिलेट करते हैं, टोटली कोरिलेट नहीं है, तो वीक नहीं है मार्केट। तो यहाँ पे अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, वो फर्स्ट क्वेश्चन के सिमिलर ही है। ईएमआई कैलकुलेट करना है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, तो आप इसे सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे हमारा चैप्टर ये एंड होता है। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चंस चैप्टर के हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए बोनस है, क्योंकि ये बहुत ही इजी है कैलकुलेट करना, इसमें कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लो और इस पे आप अपनी ग्रिप बना लो, तो आपके वो मार्क्स आपके हाथ में हैं। सो प्रैक्टिस वेरी वेल दिस चैप्टर्स। हम नेक्स्ट सेशन में हमारा 6th चैप्टर का रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम पहले थियरी चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हैं, तो हम नेक्स्ट सेशन में 6th चैप्टर का रिवीजन करेंगे। थैंक यू एवरीवन।